यूपी बोर्ड के हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट बच्चों को मैं मास्टर स्टडी चैनल में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको श्रृंगार रस और वीर रस के बारे में बताया, अब उसके आगे उसी कड़ी में हम जो भी और रस आपके सिलेबस में हैं उसको लेके चल रहे हैं। क्लास 12th के बच्चे ध्यान दें और कापी पेन ले करके सभी लोग बैठें और एक एक पॉइंट को नोट करते रहें। परिभाषाएं, आज रस की परिभाषाएं और उदाहरण बताया जाएगा। तो आज जो पढ़ाया जाएगा वो है आपका हास्य रस, करुण रस और शांत रस। तो सभी लोग कापी पेन लेकर के बैठे और ध्यान से अपना नोट करते रहें और एग्ज़ाम को देखते हुए अपनी तैयारी को सुचारू रूप से अच्छे करें, जिससे आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आए, बाद में पछतावा ना हो। तो मैं शुरू करता हूँ। अगला जो रस है, मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा अभी इस समय, क्योंकि आपका एग्ज़ाम इतना नज़दीक है और ज़्यादा मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, ज़्यादा बातें करूँगा वो तो बाद में भी होता रहेगा। आपका परीक्षा सफल हो जाए, आपका रिजल्ट अच्छा हो जाए, तो इसके बाद जो सारी बातें होंगी। इसके बाद जो है हास्य रस है। हास्य रस हास्य रस हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो हास होता है। हंसी, जब हमें हंसी का भाव जहाँ पे पाया जाए वहां पर हास्य रस होता है। इसकी परिभाषा क्या है? विकृत आकृति, विकृत आकृति, वेशभूषा, वाणी, क्रियाकलाप में अनौचित्य अनौचित्य का भाव पाया जाए, वहां पर हास नामक उत्पन्न स्थायी भाव, उत्पन्न स्थायी भाव हास्य रस की उत्पत्ति करता है। हास्य रस किससे कहते हैं? विकृत आकृति, विकृत आकृति, वेशभूषा, वाणी, क्रियाकलाप में जहां अनौचित्य का भाव पाया जाए वहां पर हास नामक उत्पन्न स्थायी भाव हास रस की उत्पत्ति करता है। अब हमें ऐसा उदाहरण देना है कि हमें हंसी आ जाए, तो जहां पे आप कोई काम ऐसा कर रहे हैं कि अटपटा हो जाए तो आपको हंसी आएगी। कोई आप ऐसा शब्द बोलें, आपके मुख से ऐसी वाणी निकल जाए तो हंसी आ जाए, तो वहां पे हास्य रस होता है। जैसे क्या होता है, उदाहरण देखिए, हंसी हंसी, हंसी हंसी मोही आवे हंसी, हंसी हंसी मोही आवे हंसी, जल में मीन पियासी, जल में मीन पियासी, हंसी हंसी मोही आवे हंसी, जल में मीन पियासी। जो मीन होती है वो कभी जल में प्यासी नहीं रहती है, लेकिन मीन मतलब मछली होता है, मछली जल में कभी प्यासी नहीं रहती है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि हंसी हंसी मोही आवे हंसी, जल में मीन प्यासी। मछली जल में प्यासी नहीं रहती। यहाँ हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है और हास नामक उत्पन्न स्थायी भाव हास रस की उत्पत्ति करता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, आप लोग सभी लोग सेल फोन यूज करते हैं और
फोन अगर हम कहीं और लगाते हैं लग कहीं और जाता है। आप लगा रहे हैं कानपुर तो लग गया नागपुर। तो होता क्या है, आपको हंसी आएगी, कुछ ऐसा भाव होगा। तो मैंने कुछ सोचा है, अपना विचार प्रकट करता हूँ कैसे है कि मुझको कवि सम्मेलन में जाना था, एक आरक्षण बर्थ कराना था। आरक्षण बर्थ मतलब होता है रिजर्वेशन, अंग्रेजी में कहे तो। मुझे कवि सम्मेलन में जाना था, एक आरक्षण बर्थ कराना था। मैंने रेलवे इंक्वायरी नंबर मिलाया तो उधर से कब्रिस्तान के बाबू ने उठाया। मैंने कहा सर मुझे एक सीट चाहिए। उसने कहा मेरे रहते हुए बिल्कुल न घबराइए, एक नहीं है पूरे 50 खाली हैं, सारे खानदान सहित चले आइए। तब मुझे पता चला कि भैया ये रेलवे में नहीं लगा, ये कब्रिस्तान में लगा है। तो मतलब जो फोन मैंने लगाया वो कहीं दूसरी जगह पहुंच गया है। तो ऐसे जहाँ पे भाव पाए जाए, ऐसा कोई पद पाया जाता है, वहां पर हास्यरस होता है। जैसे आज के युग में क्या है, नायिका का काम है कि सुबह उठना, झाड़ू पोछा करना, खाना बनाना। लेकिन आधुनिक युग में क्या हो गया है कि जब से थोड़ा सा स्त्रियां पढ़ लिख गई हैं, तो क्या है कि खुद सोती रहती हैं और चाहती कि पतिदेव हमारा खाना बनाए, पोछा लगाए, झाड़ू लगाए, और दो दो छोटे चुन्नू मुन्नू होते हैं उनको भी तैयार करें, स्कूल भेजें, आराम से, और पतिदेव चाय बना के ले आए और तब जा करके उठेंगी। तो ऐसा अगर क्रियाकलाप हिंदुस्तान में हो, क्या की, क्योंकि हिंदुस्तान में जो पत्नियां हैं अपने पति के पैर छूते हैं, ईश्वर मानती हैं, लेकिन अब सोचती हैं कि यही सब कुछ हमारा करे। तो यहाँ पे नायक को कहा गया है कि नायिका से पहले उठना है। क्या है कि तुम उनसे पहले उठा करो, मतलब अपनी नायिका से पहले उठना है। तुम उनसे पहले उठा करो, उठते ही चाय तैयार करो, उनके कमरे में कभी अचानक खोला ना किवाड़ करो, और उनकी रुचियों को पहचानो और उनकी पसंद का काम करो, उनके प्यारे कुत्ते को बस चूमो चाटो प्यार करो। अब यहाँ क्या हो रहा है कि मतलब सारा काम नायक करे, नायिका आराम से सोती रहे। तो यहाँ पर हास्य रस है। तो इसी प्रकार से, लेकिन लिखने के लिए, मैं समझाने के लिए ये चीजें बताया आपको, एक दो एग्जाम्पल। लेकिन जहाँ परीक्षा में लिखना है कि आपका क्वेश्चन हल हो जाए, तो आप छोटा एग्जाम्पल, इससे छोटा नहीं, हंसी हंसी मोही आवे हांसी और जल में मीन पियासी। आपकी परीक्षा में ये पूछा जाता है कि हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो ये परिभाषा है और उदाहरण है, ऐसे ही आप लिखेंगे जिससे आपका 2 नंबर का प्रश्न आता है और ये बिल्कुल क्वेश्चन आपका हल हो जाए। इसके बाद जो है करुण रस है। करुण क्या है? करुण रस, करुण रस का स्थायी भाव जो होता है शोक होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। शोक कब होता है? जैसे हमें कोई प्रिय वस्तु है, अप्रिय वस्तु हमें ना मिले, और जो प्रिय नहीं है, अप्रिय हो, वो हमें मिल जाए, तो वहां पे आपको क्या हो जाए, शोक हो जाएगा ना। जैसे आपको क्या है कि भाई छेना पसंद है, रसगुल्ला मिल जाए तो दुख होगा कि छेना आपका प्रिय था वो नहीं मिला है, अप्रिय चीज मिल रही है। तो उसी प्रकार से क्या है, परिभाषा क्या है, जहां प्रिय वस्तु की हानि हो और अप्रिय वस्तु का लाभ हो, वहां पर शोक नामक उत्पन्न स्थायी भाव करुण रस की उत्पत्ति करता है। ये इसकी परिभाषा है। जहां प्रिय वस्तु जो है, प्रिय वस्तु की हानि हो जाए और अप्रिय वस्तु का लाभ हो जाए, वहां पर शोक नामक उत्पन्न स्थायी भाव करुण रस की उत्पत्ति करता है।
जैसे उदाहरण देखें, हे खग, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग, तुम देखी सीता मृग नयनी। यहां पे बता जाए, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। राम के लिए सीता बहुत प्यारी थी, प्रिय थी, और लंका का राजा रावण जब सीता का हरण कर ले जाता है तो यहाँ पे प्रिय वस्तु की, उनकी प्रिय जो है सीता, उसकी हानि हो रही है अथवा उससे दूर गई है, इसलिए यहाँ पे करुण रस है। और अगर देखा जाए तो पिछली वीडियो में बताया, ये वियोग श्रृंगार रस भी है, क्योंकि यहाँ नायक नायिका का विरह भी है, तो यहाँ पे वियोग श्रृंगार रस भी है और करुण रस भी है, दोनों का एग्जाम्पल है ये ध्यान देंगे। इसके बाद जैसे कोई प्रिय वस्तु है, आपने देखा होगा कि जब श्रवण कुमार को तीर लगता है और श्रवण कुमार की मौत हो जाती है तो उसकी मां किस प्रकार से बिलखती है। उसकी मां उसी प्रकार से बिलखती है जिस प्रकार से एक सर्प की जो मणि होती है, मणि अगर उससे दूर हो जाए तो सर्प फन पटक पटक करके मर जाता है। जितना सर्प को मणि प्रिय होती है उतना ही एक मां के लिए उसका पुत्र प्यारा होता है। हाँ, और अंधे माता पिता श्रवण कुमार के, और उन्हीं के सामने, उन्हीं के पास उनका बच्चा प्राणों को त्याग रहा है, वो बेचारे देख भी नहीं पाते। तो जब श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है तो श्रवण कुमार की मां कहती क्या है, ये करुण रस का उदाहरण। श्रवण कुमार की मां कह रही है, मणि खोए भुजंग सी जननी, मणि खोए भुजंग सी जननी, फन फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश, किया न्याय तुमने जगदीश। कह रही श्रवण कुमार की मां, उसी का उदाहरण मैं यहां पर दिया हूं। और करुण रस का उदाहरण है, मणि खोए भुजंग सी जननी, भुजंग मतलब होता सर्प की मां, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। तो यहां पर क्या होता है, शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है। अशोक नामक उत्पन्न स्थायी भाव करुण रस की उत्पत्ति करता है। तो करुण रस की परिभाषा और उदाहरण आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, कॉपी पेन उठा करके लिख लीजिएगा। इसके बाद जो इंटर क्लास में लास्ट रस बचता है, अंतिम जो है वो है शांत रस। और इंटर के क्लास में यूपी बोर्ड 12th में हिंदी में 5 रस आते हैं सामान्य हिंदी में। सामान्य हिंदी की बात कर रहा हूं साइंस साइड के बच्चों को।
जो बायोलॉजी और मैथ लेकर के पढ़ रहे हैं साइंस साइड, उन बच्चों को मैं कह रहा हूँ 8 साइड का पूरा सिलेबस होता है, सामान्य में कम होता है। तो फिर बता दे रहा हूँ, क्लास 12th यूपी बोर्ड सामान्य हिंदी का जो रस का सिलेबस है, श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, करुण रस और शांत रस, ये 5 रस हैं। इन पांचों रसों की परिभाषा और उदाहरण से अच्छे से याद कर लीजिएगा। इन्हीं पांचों रस में से कोई एक रस की परिभाषा और उदाहरण आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, जो 24 फरवरी 2025 को होने वाला है। तो शांत रस क्या होता है, आइए देखते हैं। शांत रस, शांत रस का स्थायी भाव जो होता है निर्वेद होता है। क्या होता है? निर्वेद। सभी रसों के स्थायी भाव आप याद कर लेंगे। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। निर्वेद का मतलब आप संन्यास समझ सकते हैं और इसे वैराग्य भी समझ सकते हैं। जब कोई व्यक्ति संन्यास ले लेता है, वैरागी हो जाता है, घर द्वार को त्याग दे देता है, त्याग कर देता है, जब वो सोचता है कि संसार, जिस समय व्यक्ति इस संसार की वास्तविकता को जान जाता है, क्योंकि जो भौतिक संसार है ये भौतिक संसार नश्वर है, हम वास्तविकता की ओर दौड़ते ही नहीं हैं, जो वास्तविक नहीं उसकी तरफ दौड़ते हैं। और जिस समय संसार की वास्तविकता का पता चल जाता है तो इंसान इस घर परिवार को त्याग करके और वैराग्य संन्यास ले लेता है, और जिसे निर्वेद कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है शांत रस की? संसार की क्षणभंगुरता, संसार की क्षणभंगुरता, नश्वरता, के भाव उत्पन्न होने से निर्वेद नामक उत्पन्न स्थायी भाव, शांत रस की उत्पत्ति करता है, उत्पत्ति करता है। अगर किताब में देखा जाए तो इसकी दूसरी परिभाषा और मिलेगी। क्या है वो? विभाव, अनुभव, व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से निर्वेद नामक उत्पन्न स्थायी भाव शांत रस की उत्पत्ति करता है। उत्पत्ति करता है। विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भाव के संयोग से, मिलने से निर्वेद नामक उत्पन्न स्थायी भाव शांत रस की उत्पत्ति करता है। ऐसी परिभाषा किताबी परिभाषा है। तो आप दोनों में से कोई एक परिभाषा लिख सकते हैं, दोनों सही है। आप किसी भी रस में ये चीज आप विभाव, अनुभव, व्यभिचारी भाव के संयोग से और फिर उस रस का स्थायी भाव रख दीजिए, बाकी सब वही परिभाषा बन जाती है। जैसे आप वीर रस की कहें तो विभाव, अनुभव, संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक उत्पन्न स्थायी भाव वीर रस की उत्पत्ति करता है। हास्य रस की बात करें, विभाव, अनुभव, व्यभिचारी भाव के संयोग से हास्य नामक उत्पन्न स्थायी भाव
जो होता है वो हास रस की उत्पत्ति करता है। तो ये आपका जो सूत्र बताया गया था रस का, विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति, उसके हिसाब से ये है। और जो परिभाषाएं हैं वो ऐसे भी हैं जो आपको बताई गई हैं, तो आप दोनों में से कोई लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि जो बताया जाए ये थोड़ा ध्यान दें कि किताब से थोड़ा हट के रहती है, उदाहरण से डायरेक्ट अटैच होता है, तो इससे बहुत अच्छा उसका तर लगता है कि एग्जामिनर को लगता है कि हाँ बच्चा पढ़ा हुआ है। ऐसे लगता है किताबों में तो सब कुछ होता है, ऐसा नहीं, लेकिन आप कहीं पढ़ते हैं तो उससे थोड़ा हट के कुछ चीज़ें बताई जाती हैं। तो ये आपके सिलेबस रिकॉर्डिंग मैंने 5 रस बताया, 5 रसों का परिभाषा और उदाहरण, रस के कितने अंग, रस के 4 अंग बताए गए, विभाव अनुभाव संचारी भाव, संचारी भाव व्यभिचारी भाव कहते हैं। स्थायी भाव कितने होते हैं, 9 होते हैं। विभाव 2 होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। और अनुभाव 4 होते हैं, कायिक मानसिक सात्विक आहार। व्यभिचारी भाव या संचारी भाव की संख्या 33 होती है। 34वां छल नामक संचारी भाव है, जिसे देव कवि ने माना है, और ऐसा मैंने आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। और सभी रसों की परिभाषा आप लोग अपने सिलेबस की रिकॉर्डिंग तैयार कर डालें, और सभी रसों का स्थायी भाव तैयार कर लीजिए, जिससे आपका पेपर बहुत अच्छा हो सके। मैं अपनी क्लास को यहीं पे आज समाप्त करता हूँ। इसके बाद मैं नई वीडियो आपको एक नया टॉपिक लेके आऊँगा, छंद, जो 10th के लिए भी है 12th के लिए है। बस ये 10th में कम सिलेबस है और 12th में ज़्यादा है, तो वो क्लास के हिसाब से मैं बता दूंगा अगली वीडियो में। और इसका नया टॉपिक आएगा छंद, आप इसको पढ़िए और अगली वीडियो का इंतजार करिए, बहुत ही जल्द आपके सामने पहुंच जाएगी। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।